नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। सवाल 10 बजे का, इसमें बात पाकिस्तान की होगी क्योंकि पाकिस्तान वही फसल बो रहा है और काट रहा है जिसकी वो खेती करता है और जिसकी खेती उसे आती है, यानी आतंकवाद। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देखिए, पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को तोड़ने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और उसे अंदर तक चोट पहुंचा दी थी। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहब्बत जैसे जो संगठन है, जो आतंकी संगठन है, वो खुद को मजबूत करने में जुट गए हैं, तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इस बार उनकी रणनीति ने एक ऐसा आयाम और जोड़ दिया कि अब ये आतंकी संगठन महिलाओं के आतंकियों को, यानी कि महिलाओं को आतंकियों के रूप में भर्ती करने लगे हैं। अपनी अपनी महिला विंग बना करके उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सियालकोट में लश्कर-ए-तैयबा की महिला विंग ने इंट्रा पार्टी चुनाव कराया। आपको तस्वीर भी हमने दिखाई थी। आपने देखा था कि किस तरह से वहां पर बातचीत और चर्चा का दौर की इस महिला विंग को, आतंकी महिला विंग कहे तो गलत नहीं होगा, आतंकी महिला विंग को नेतृत्व कौन करेगा, उसके लिए यह चुनाव हुआ था। और ऐसे में इस चुनाव के वीडियो फुटेज भी हमारे साथ है, जो आप देख सकते हैं, जो आप देख पा रहे होंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ये उसी वक्त का वीडियो है जब वो चुनाव वहां पर हो रहा था और वो देखिए वायरल हो गया। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा दोनों आतंकी संगठन महिलाओं और लड़कियों पर अपना फोकस बढ़ा रहे हैं। ये तो लश्कर-ए-तैयबा की महिला विंग है। जैश-ए-मोहम्मद ने भी अपने तरफ से एक महिला विंग को तैयार किया है। और आपको याद होगा, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में नाम आया था डॉक्टर शाहीन का। वो डॉक्टर शाहीन, उसको भी जिम्मेदारी दी गई थी कि अब भारत में महिलाओं को बरगलाइए, उनका ब्रेन वॉश करिए, उनको जोड़िए इस महिला विंग से, ताकि स्लीपर सेल को हम खड़ा कर पाए भारत के अंदर में। और ये महिला स्लीपर सेल होंगी। अब ऐसे में देखिए, महिलाओं को अपने साथ जोड़ करके ये जो आतंकी संगठन है, ये जो समुदाय है, ये गहरी पैच और जमीनी स्तर पर कट्टरपंथ फैलाने की बड़ी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बड़ा सवाल ये कि आतंकिस्तान में फिर भारत के खिलाफ साजिश क्यों? बार बार उनके मंत्री ये कहते हैं कि हम तो भारत से बातचीत चाहते हैं, आइए बात करिए, हम नहीं चाहते किसी तरह का हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो। लेकिन अगर इस तरह से आतंकी साजिश को यहां पर तैयार किया जाएगा, बनाया जाएगा, तो क्या भारत बातचीत करेगा? यह सवाल है बड़ा, और यह भारत पूछ रहा है आपसे। पाकिस्तान बताओ कि क्या ऐसे में भारत को बातचीत करनी चाहिए जब आप आतंकवाद को हमारे यहां पर परोसते हैं और बेगुनाहों को मारते हैं। अब ऐसे में देखिए, पहले मसूद अजहर और अब हाफिज बुरका ब्रिगेड क्यों आ गई इसके अंतर्गत? अब ऐसे में आपको हम कुछ फैक्ट्स वो भी दिखाते हैं, बताते हैं कि क्या कुछ फैक्ट्स है। तो देखिए, बुरके हिजाब की आड़ में लेडी विंग का जिहाद, जैश के बाद लश्कर की आतंकी महिला विंग। अभी फिलहाल दो, ऐसे ना जाने कितने आतंकी संगठन है पाकिस्तान के अंदर में। लश्कर की महिला विंग ने कराया चुनाव। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, पहले भी दिखाई थी, आज भी दिखा रहे हैं, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। सियालकोट में महिला आतंकियों की बैठक हुई। कौन नेतृत्व करेगा इस आतंकी महिला विंग का? और आतंकी महिला विंग के इंट्रा पार्टी वो चुनाव हुए और हाफिज सईद महिलाओं के सहारे फैलाएगा अब आतंक। अब महिलाओं की आड़ में ये आतंकवादी जो है, वैसे इनकी कोई नियत तो नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद देखिए यहां पर अब महिलाओं की आड़ में ये आतंकवाद फैलाने की कोशिश। लश्कर के आतंकी कोचिंग, आतंकी सिलेबस और ऑनलाइन ये सिलेबस जो है वो पढ़ाया जा रहा है। आप समझिए, हाफिज सईद के बहाने जिहाद का ये पाठ पढ़ाया जा रहा है। हाफिज सईद की बहनें जिहाद का पाठ पढ़ाएंगी। मसूद अजहर की भी जो बहनें हैं, उन्होंने एक तरह से जो है कमान संभाल रखी है और अब हाफिज सईद की बहन भी इसमें कूद पड़ी है। हाफिज सईद, जिसको लेकर के पाकिस्तान ये कहता है कि हमने तो उसको बंद कर रखा है, जेल में है वो,
और इस तरह के आतंकी संगठन जो है उस पर बैन है। लेकिन ये बैन है, ये तैयारी है इनकी, और संस्थापक है इस महिला विंग हाफिज सईद जो है वो संस्थापक है। हर आतंकी संगठन का ये संस्थापक है हाफिज सईद। और हाफिज सईद को लेकर के कई बार भारत ने डोजियर जो है वो भी भेज दिया। अब देखिए लश्कर के आतंकी कोचिंग, और इस कोचिंग को कौन चला रहा है, इसका संस्थापक कौन है? हाफिज सईद। हाफिज सईद को लेकर के मैं चाहूंगी हुसैन जावेद जी से, अगर हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं आज, तो उनसे मैं पूछूंगी, आप तो बार बार इस बात को कहते हैं कि हमने तो बैन कर दिया है, वो तो जेल के अंदर है। अगर ऐसा जेल है तो मुझे लग रहा है कि ऐसे में तो फ्री होना फिर क्या होगा, ये पाकिस्तान, उसके हुक्मरान, आर्मी और हुसैन जी ही बेहतर बता पाएंगे। हम तमाम अपने मेहमानों का यहाँ पर रुख करेंगे, उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच आप समझिए, पाकिस्तान कभी भी अपने नापाक मंसूबों से बाज नहीं आएगा। उसको बार बार कह दिया गया है कि अब हमारी लकीर लंबी है, अब हमने अपनी लकीर को लंबा कर लिया है आतंकवाद के खिलाफ। अब हमने एक न्यू नॉर्मल जो है वो तैयार कर लिया है। अब आपके हर एक आतंकवादी घटनाओं को जो आप दहशत फैलाते हैं भारत के अंदर में, वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इतना सबक सिखाने के बावजूद और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आपके 9 आतंकवादियों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त करने के बावजूद समझने को तैयार नहीं। और कल आपने हाफिज सईद के ही करीबी रऊफ को भी सुना होगा, हमने आपको लगातार उसका बयान वो सुनाया है कि क्या आप कश्मीर को आप भूल रहे हैं? तो जवाब देता है रऊफ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कश्मीर का मसला सुलझ जाए, और अब तो हम भारत पर और ज्यादा हमला करेंगे। और ये पाकिस्तान की सरजमी से इस तरह का बयान जो है वो दिया गया। अगर इन सारी चीजों को जोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान को किस नजरिए से देखा जा सकता है, आप खुद इसके लिए समझदार हैं। दर्शकों पर हम इस चीज को छोड़ना चाहेंगे कि आप समझिए पाकिस्तान क्या है। अगर किसी के दिल में थोड़ी सी भी रहमत है पाकिस्तान को लेकर के, तो वो भी खत्म हो जाएगी जब इन डॉट्स को यहां पर जोड़ा जाएगा और समझने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ हुसैन जावेद जी, पाकिस्तान के पत्रकार, जुड़ चुके हैं। सीधे हम उनका रुख कर लेते हैं। हुसैन जावेद जी, मैं अपने बातों में भी कह रही थी कि अगर आप जुड़ेंगे तो मैं जरूर आपसे इस सवाल का जवाब लूंगी। आप तो कहते हैं हाफिज सईद को तो हमने जेल में डाल दिया, इस तरह के आतंकी संगठन बैन हो गए हैं, तमाम बड़ी कार्रवाइयां हो रही है, ये क्या है? महिला विंग को तैयार कर रहा है हाफिज सईद, उसकी बहन कूद पड़ी है इसमें। जी मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। देखिए, आपका सारा इंट्रो सुना, ये तमाम बातें सुनी, एक मुसलसल फुटेज चल रही है कि शायद किसी घर की बैठक है, कुछ खवातीन चादरें लेके बैठी हैं और शायद ये कोई इलेक्शन हो रहा है। और मैं हैरान हूं, मैंने आज तक कभी नहीं सुना दुनिया में कहीं भी इस तरह के जो दहशतगर्द होते हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, इंडिया में हो, अफ्रीका में हो, कहीं भी हो, वो आपस में इलेक्शन भी इस तरह से करवाते हैं। मतलब मैं तो हैरान हूं इस चीज पे। वो तो सिर्फ अपॉइंट कर देते हैं कि आपने ये काम करना है और आपको ये काम करना होगा, इतना आपको पैसा मिलेगा। तो ये अपने आप में एक ऐसी बात है जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। दूसरी बात, इससे पहले जो महिला विंग की बात होती थी, शायद पहले भी इंडियन मीडिया के ऊपर ही, क्योंकि वहीं तक ये सब चीजें हैं कि हाफिज जो उसमें अजहर है, उसकी बहन इसमें शामिल है, उसने संगठन बना लिया है, वो 500-500 रुपए चंदे ले रही है। आज मैं हैरान हूं कि हाफिज सईद की बहन भी कहीं से आ गई है और वो भी उसका साथ दे रही। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। और हाफिज सईद, अगेन वही बात करूंगा, एक बंदा जो जेल में है 2019 से, आपको लगता है पता नहीं वो शायद स्टेट से भी बड़ा है कि वो अभी भी ये तमाम चीजें इस तरह से करवा रहा है। तो आई थिंक एक फुटेज दिखा देना जिसमें औरतें बैठी हैं और इलेक्शन के नाम पे कोई इलेक्शन का माहौल भी आपको वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहना बहुत आसान है। मेरे लिए ये आज की सिर्फ एक कहानी है, एक कल्पना है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। और मैं वही कहूंगा, देखिए, इंडियन मीडिया को थोड़ा सा धुरंधर के माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। पाकिस्तान में ना मैंने किसी आतंकवादी संगठन को नहीं देखा ऐसे चुनाव होते हुए। हुसैन जी, मैंने किसी आतंकवादी संगठन को नहीं देखा ऐसे चुनाव होते हुए। ये तो वीडियो जो है वो निकल करके आ गया, तो हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि आपको बार बार सबूतों की जरूरत पड़ती है। अगर बाकी आतंकवादी संगठन के साथ आपका जुड़ाव है, जो कि है, तो वो वीडियो भी आपको मिल जाना चाहिए। थोड़ी सी कोशिश करिए, दे देंगे आपको, बाकी हमास के लोग दे देंगे। और मेरी बात, एक मिनट, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। और आप इस बात को सिर्फ कहानी कह रहे हैं, इसकी हकीकत जो है वो हमें डॉक्टर शाहीन के रूप में
लखनऊ में देखने को मिली और लखनऊ से जो बॉम्ब ब्लास्ट दिल्ली में हुआ उसमें उसका जुड़ाव था। इस बात से तो इनकार आप नहीं करेंगे ना? वो तो हमारी जांच एजेंसियों ने उस बात का एक सबूत जो वो लेकर के आए। अच्छा देखिए मैम, आप अगर मुझे अलाउ करें, मैं इसमें यही कहूंगा, बिल्कुल आपने सही कहा। आपके यहाँ जो आपने इंट्रो में भी कहा कि आपके यहाँ दिल्ली के बॉम्ब ब्लास्ट भी हुए थे, जब आपने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो उसके जो खुरे थे वो कश्मीर से जाके इस तरह से मिल गए थे। फिर एक डॉक्टर है वो भी इस तरह सामने आया। उस टाइम मैं देख रहा था, एक माह से ऊपर हो गया है दिल्ली के ब्लास्ट को, उसमें तो तुर्की का नाम भी लिया जा रहा था। मुझे बताएं, तो तुर्की तो आप वो ही का दोस्त रिपोर्ट है अब ना? तक है? तुर्की भी तो नहीं अब नहीं आपके मैम, बात आप ही के राह पे चल पड़ा है, नक्शे कदम आप ही के हैं उनके। मैम मैम, बात तो सुन ले। दोस्त है, तुर्की हमारा दोस्त है, हमने कभी इनकार नहीं किया है। लेकिन हम्म। सवाल है कि दिल्ली बम ब्लास्ट की फाइनल रिपोर्ट क्या है, कहाँ है, अब तक क्यों नहीं है, और क्या अभी तक उसमें किसी को पाकिस्तान का नाम मिला है? और अगर तुर्किया का भी मिला है तो उसकी तफसीलात कहाँ पर है? हम्म। आप सिर्फ मुझे ये बता दें, ये इंडिया के अंदर की इंतहा मुझे लग पसंदी, रहा है अगर ना आपके कुछ लोग हुसैन गुमराह जी, हो रहे आप हैं ना सुन तो ये नहीं रहे आपकी हैं। स्टेट को हुसैन जी, चाहिए ना, आई थिंक आपके आप मुझे मुल्क को सुन नहीं चाहिए। रहे हैं। मैंने तो एक ही मात्र डॉक्टर का नाम लिया, डॉक्टर शाहीन। ऐसे तो ना जाने कितने डॉक्टर्स हैं जिनका कनेक्शन जो है तुर्की से भी निकल आया कि वहां जाते हैं और वहां से उनके हैंडलर जो है उनसे जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से भी करें। एक मिनट, डॉक्टर शाहीन का कनेक्शन आया आपकी महिला विंग जो कि मोहम्मद अजहर के महमूद अजहर के, माफ कीजिएगा, उनके बहनों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं तो एग्जाम्पल दे रही हूं, उदाहरण देके आपको बता रही हूं। आप तो सिर्फ बातों बातों में चीजें रख रहे हैं। जी ठीक है, इस पे आप कहिएगा। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे मैं तारुफ करा देती हूँ। रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। हम आप दोनों के ही पास में आए। हुसैन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात को कंप्लीट करिएगा, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। जी जी, मैं सिर्फ मैम इसमें एक लाइन कहूंगा कि बम ब्लास्ट होता है दिल्ली के अंदर, हमें भी उस पर बहुत अफसोस है। बेगुनाह लोगों की वहां पे जान जाती है। लेकिन वही बात है कि आज एक महीने से ऊपर हो गया, हमें भी उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। और जो अभी आपने कहा ना कि उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व थे, उनका कहीं ना कहीं से नेक्सस बनता है इनकी सिस्टर्स के साथ। तो इस बारे में इंडिया ने क्या कोई हुकूमती सतह पे पाकिस्तान का नाम लिया? सर जब करेंगे एक ना, हुकूमत का स्पोक्समैन बैठता सर है, करेंगे उसने ना, कोई इस तरह की बात की है? सर करेंगे ना। ऑपरेशन सिंदूर होने में 15 दिन का वक्त लग गया था। आगे भी देखिए किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जब चलेगा तो थोड़ा सा और वक्त लग रहा है ताकि पुख्ता सबूत हो और आपको झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका ना मिले। इसकी तैयारी है भारत की। अगर एक सिंगल पॉइंट भी यहां पर एक कनेक्शन निकलेगा तो वो जो न्यू नॉर्मल की बात कही गई है ना भारत की तरफ से, वो न्यू नॉर्मल होकर के रहेगा। हम कर्नल शिवदान जी का रुख कर लेते हैं। कर्नल शिवदान जी, देखिए सीधे सीधे सबूत वीडियो के जरिए भी दिखाए जाए, बाकी सबूत भी अगर दिखा दिए जाए, मैं खुद कह भी दूं, उसके बावजूद हुसैन जी मानने को तैयार नहीं होते हैं कि उनके वहां पर जो है आतंकवाद को पाला पोसा जाता है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान इतनी फाइनेंशियली इतना खराब कंडीशन में जा चुका है कि जिस पाकिस्तान को एक अच्छा अच्छा देश बनना चाहिए था फाइनेंशियली, वो देश आजकल इतना फाइनेंशियली गरीब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान को ये गतिविधि, ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी कि आतंकवादी गतिविधियों को चला रहे हैं अपने देश में। महिला विंग बना दी है। जिन महिलाओं को देश के निर्माण में सहयोग करना चाहिए था, वो महिलाएं आजकल आतंकवाद में लगी हुई हैं। तो मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान को जितनी जल्दी ये बात रियलाइज होगी कि इस तरह की हरकतों से पाकिस्तान का भला नहीं होने वाला है। पिछले 75 साल से पाकिस्तान ने पूरी तरह कोशिश कर ली है, 4 युद्ध लड़नी है भारत के विरुद्ध। उसके बाद भी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि भारत एक अच्छाई के रास्ते पर है, सच्चे रास्ते पर है। भारत में कोई आतंकवाद नहीं पनप रहा है। भारत किसी देश का बुरा नहीं चाहता है। इसलिए भारत जो का आप कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। अब पूरा भारत एक यूनाइटेड खड़ा हुआ है एक साथ। तो आप, और एक और मैं बता देना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर अभी क्लोज नहीं हुआ है। जो भी आतंकवादी गतिविधि हमारे देश के विरुद्ध की जाएगी, उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर से उसी तरह दिया जाएगा जिस तरह के हमारे आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं तो लड़ाई में आप दुश्मन की गोली का जवाब दुश्मन से गोली से ही दिया जाता है। तो इसलिए मैं हुसैन जावेद साहब को यही कहूंगा कि अपने देश को इस बारे में एजुकेट करें कि इस वक्त ये टाइम नहीं है जिसमें इस तरह की गतिविधि को चलाया जाए। इस वक्त ये टाइम है कि देश को कैसे दोबारा खड़ा किया जाए, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाया जाए और अच्छी तरह से जो कि युवा शक्ति जो है,
चाहे महिलाएं हैं, चाहे युवा हैं, उनको देश के निर्माण में लगाया जाना मुझे चाहिए। लग रहा है कि और सिद्धांत सर, हम रेगुलर इस बात को कहते हैं और आप तो हमेशा ही इस बात को कहते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान अपनी बेहतरी कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इस बात में कोई इच्छा नहीं है कि उसके पाकिस्तान का भला हो, डेवलपमेंट हो। और हुसैन जी भी देखिए बार बार मुस्कुराए जा रहे हैं इन बातों पर। मैं आपके पास आऊंगी, हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हुसैन जी, चेहरा आप कितना भी नीचे झुका करके मुस्कुरा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन हकीकत सबको पता है। और इसी हकीकत पर बात करने के लिए हम आपके साथ जो है इस कन्वर्सेशन को जो है वो चलाते हैं, ताकि आप इस बात को अपने हुक्मरानों तक भी पहुंचा सकें कि किस तरह की स्थिति पाकिस्तान में है और क्यों बार बार इस तरह के जो है एक साजिश भारत के खिलाफ बुनी जाती है। आप बार बार कहते हैं ना कि बातचीत करिए, बातचीत करिए, कैसे बातचीत होगी? मैं चाहूंगी कि पीसीआर से इस बात का मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, 2 वीडियो बहुत महत्वपूर्ण। एक तो रऊफ, जिसने आप ही की सरजमी से हुसैन जी भारत के खिलाफ बोला, क्या उस पर कार्रवाई होगी? हाफिज सईद का वो करीबी है। और इसके साथ ये जो वीडियो यहां पर जारी है, ये तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो आपके लश्कर तैयबा का जो ये बन रहा है हेडक्वार्टर, वापस से जो निर्माण हो रहा है, वो भी हम चाहेंगे वीडियो के जरिए आपको दिखाएं। और मुझे लग रहा है तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। हुसैन जी कहिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। जी मैम, मुझसे सवाल कर रही? जी जी जी, कि तस्वीरें जी कहती हैं देखिए, कब तक नकारेंगे? जी देखिए, अब बात वो है कि आपकी बात ठीक है कि ये मेरा मौक़िफ़ रहा है कि इंडिया पाकिस्तान को बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि ठीक है, एक हमें भी चीज़ जो है आपको दिखाई देती है, जब एक पार्टी आपसे बात ही नहीं करना चाहती तो आप उससे बात क्यों करेंगे? तो हमारे अभी अब ये माइंडसेट इस तरह पनप रहा है, इंडिया बात नहीं करना चाहता, ना करे। आपस के जो ताल्लुकात है उनको लेके आगे नहीं चलना, ना करे। दुनिया बहुत ज्यादा वसी है और हमारे बहुत से दोस्त बन चुके हैं, हमें कोई इतनी जरूरत भी नहीं। और वैसे भी हमारे कौन सी चीजें जो अभी इस तरह से चल रही है कि वो ना हुई तो इंडिया को बड़ा नुकसान हो जाएगा या पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये माइंडसेट मुसलसल इस बात का इंतजार करके कि शायद अब बात होगी, अब बात होगी। इंडिया नहीं चाहता बात करें, तो हमें उनका इंटेंट दिखाई देता है, हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो हमारा ये सोच बहुत अपने वाजह दोनों भी है। तरफ पड़ोसी देशों को इस तरह से नाराज करके और इस तरह से वहां पर आतंकवादी घटनाएं करा करके कब तक चल पाएंगे आप? तुर्की दूर है, सऊदी अरब कुछ कह नहीं रहा है, जितनी भी बड़ी क्यों ना डील हो जाए, सऊदी अरब कुछ कह नहीं रहा है। देखिए, सऊदीया, ईरान, चाइना, वॉशिंगटन, रूस, इन सब से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। बांग्लादेश से भी बहुत अच्छे हो गए। मैंने वही कहा ना, हम भी आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश में माफी मांगने के लिए क्या है? पहले माफी तो मांग लीजिए, उसके बाद बेहतर हो जाएंगे। यूके देवनाथ जी, हम आपका सर माफी मांग लीजिए सर, जो किया 71 के पहले माफी की मांग की है उन्होंने, पहले माफी तो मांगिए, तभी बेहतर रिश्ते हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। वो बढ़ रहा है, उसके और कुछ साथ दिन के बाद हमारे स्थिर सरकार बन गई ना बांग्लादेश में, तो अत्ता पत्ता भी नहीं रहेगा पाकिस्तान का। देखिए, कोई स्टेटमेंट नहीं है मैम। आज की तारीख में बांग्लादेश में पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा पॉपुलर है। सर पॉपुलर होंगे ही आप, आतंकवाद को लेकर के पॉपुलर होंगे, दहशत फैलाने को लेकर के पॉपुलर होंगे। अभी वहां पर स्टिल जो स्थिर सरकार नहीं है, यही सबसे बड़ी वजह है कि इसको आपने अपनी ताकत बना ली है। लेकिन कब तक इस ताकत को आप लेकर के चलेंगे? आज कमजोर है बांग्लादेश वहां पर, क्योंकि चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। चुनाव हो रहे हैं, हो जाएंगे, और जिस दिन हो जाएंगे ना, आपका पत्ता साफ हो जाएगा वहां से। इस बात को आप ना स्टैंप पेपर में लिख लीजिए, अगर आपके यहाँ स्टैंप पेपर के मायने होते होंगे तो लिख लीजिएगा। पता तक नहीं चलेगा कब बांग्लादेश ने आपको छिटक करके वापस से जो है वो भेज दिया। 12 फरवरी को शो रख लीजिएगा, उस दिन वहां के चुनाव हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि वहां की फसा पाकिस्तान के खिलाफ होगी, तो मैं आपकी बात को मान लूंगा। मैं तो अभी से कह रही हूं, मैं चाहूंगी यूके देवनाथ जी एंट्री करिएगा आप इसमें और बताइएगा, हाफिज सईद जिसका जिक्र कर भी रहते कि 2019 से वो तो जेल में बंद है, आईएसआई जिसका कोई यहां पर नहीं है, सबको बैन कर दिया गया है, लश्कर तैयबा को कर दिया गया है, बाकी सारे आतंकी संगठन है, लेकिन फिर ये शांत क्यों नहीं बैठ पा रहा है हाफिज सईद? किरण जी, पाकिस्तान में हो ये रहा है कि उनको भारत के खिलाफ अलग अलग ताकतों को खड़ा करना है। तो अचानक से रियलाइजेशन ये आई है कि पाकिस्तान में उनकी जो महिलाएं हैं उनका भागीदारी भी होना चाहिए भारत के खिलाफ जो अभियान चल रहे हैं। तो इसलिए सब ऑर्गेनाइजेशंस को अब हुक्म पास कर दिए गए हैं कि वो अपनी एक महिला विंग बना लें। अब जमात ने भी बना ली, जमात उल मोमिनात,
तो इन सब का मकसद मैं बताता हूँ। सतही तौर पर इन सब का मकसद ये दिखाया जाएगा कि ये बतौर एनजीओ काम करेंगी, बतौर एनजीओ पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान के बाहर से, और कुछ हद तक पाकिस्तान की सरकार भी इनकी फंडिंग करेगी। और दिखाया जाएगा कि ये औरतों को, बड़े बूढ़ों को, बच्चों को, गरीबों को, जो खातिन गरीब घरों से आ रही हैं उनको कुछ स्किल डेवलपमेंट कराएंगी। ये तो सतही तौर पर है। अब हमें बहुत ध्यान से नज़र रखनी पड़ेगी कि ठीक है, इसके बाद क्या ये जो सैकड़ों हजारों महिलाएं इन मूवमेंट को या इन एनजीओज को ज्वाइन करेंगी, क्या उनमें से एक दो को बरगलाया जाएगा? ये थोड़ा आसान होता है, क्योंकि जैसे ही आपने एक वुमेन एनजीओ खोला, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, सभी दुनिया के देशों में जैसे ही एक वुमेन एनजीओ खोलेंगे तो आपको कुछ दिनों में ये आइडिया हो जाता है कि कौन कौन महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा सामने आके इनिशिएटिव लेती हैं, ज़्यादा इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद ख्यालों की हैं। तो ऐसे महिलाओं को आइडेंटिफाई किया जाता है। 100 में से इनको भी पाकिस्तान में 2-3 महिलाएं ऐसे मिल जाएंगी, फिर उनको मोटिवेट किया जाएगा कि भारत हमारा दुश्मन है। यहाँ से शुरुआत होती है कार्रवाई की। तो मैं सिर्फ उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की जो सरकार है, जब इस तरह के वहाँ पे एनजीओज खोले जा रहे हैं, वो सही मायने पर इन एनजीओज को सिर्फ सोशल वेलफेयर का काम करने देगी और इनका गलत इस्तेमाल करके भारत विरोधी कार्रवाइयों के लिए नहीं करेगी। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी नज़र रखती हैं, रखेंगी। ज़रूरत पड़ने पर अब हुसैन बिल्कुल ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, ये खुलासा तो यही इसी वजह से भी हो पा रहा है ना कि किस तरह से हमारे खुफिया तंत्र ने अपनी आंखों को पूरी तरह से पाकिस्तान पर गड़ा रखा है कि वहां क्या हरकतें हो रही हैं, किस तरह से वापस से आतंकवादी पनप रहे हैं, तभी जाकर के इतने बड़े खुलासे हैं। और हुसैन जावेद जी को ये लगता है कि ये तो बस ऐसे ही एक वीडियो है। कल तो मैं देख रही थी कि यही 10 बजे की डिबेट में मेरी सहयोगी रितु के साथ कहते हैं ये तो एआई जनरेटेड है वीडियो। मतलब कब तक आप आंखें मूंदे रहेंगे? किरण जी, क्या होता है कि जो वीडियो हैं ये तो एक क्लू देती हैं। तो हमें दो चीजें करनी पड़ेगी। एक तरफ है पाकिस्तान के साथ बैकडोर में बातचीत का जो रास्ता है, उसको हमें खुला रखना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज मैं हमेशा यकीन करता हूं कि कोई दो मुल्क 100 साल, 200 साल, 300 साल तक दुश्मनी नहीं कर सकते जी। अगर जापान के, जिसके ऊपर अमेरिका ने एटम बम गिरा दिया और आज पक्के मित्र हैं, तो ऐसा टाइम आएगा जब पाकिस्तान भी हमारा अच्छा दोस्त होगा। लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा समय लगेगा। पाकिस्तान को सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा कि वो कश्मीर के बारे में जो ख्याली पुलाव बनता है उसको छोड़ दे। पाकिस्तान में इसी चीज पे चाहूंगी कर्नल कुणाल जी, आप एग्री कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ एक बैकडोर से बातचीत का रास्ता जो है वो खुला होना चाहिए? नहीं, ये कोई बैकडोर का कहानी हमें पसंद नहीं है। हमें सीधा बात करना है। और ये जो वुमेन टेररिस्ट नेटवर्क जो हम पता चला है, ये दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद ये जैश ए मोहम्मद का एक है अल फातुल जिहाद सबीउल्लाह, और ये ऑपरेशन सिंदूर में एलईटी का हेडक्वार्टर मुरीद के में इनका हाफिज सईद का पूरा फैमिली को हमने मार डाला। लेकिन किसी वजह से हाफिज सईद वहां से कुछ घंटे पहले निकल गया था। और दो पार्टी का नाम हमारे पास आया है। ये एक दुख्तरीन तैयबा करके है, DET, ये वुमेन सुइसाइड बॉम्बर बना रहा है। और ये रिक्रूटमेंट इंडिया में हो रहा है, यूपी, दिल्ली और वेस्ट बंगाल में। और इनका ट्रेनिंग कुछ दिन पाकिस्तान में भी होगा। ये बैटल अगेंस्ट इंडिया स्टेट वो जो है उसका कहानी है। दूसरा, डायरेक्ट अंडर ISI का अगेंस्ट में भी दो ऑर्गेनाइजेशन मिला है। उसका नाम है दुख्तराम ए मिलात DEM और दाऊर ए सोफा DES। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट अंडर ISI है। इनका टास्क दिया हुआ है स्काउटिंग, रेडिकलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। इसका मतलब दे विल नॉट एकदम सीधा डायरेक्ट जो ब्रश अटैकिंग है, इंडल्ज इन गनफायर मेन के लिए, ये नहीं करेगा। इनका टास्क दिया हुआ है 4-5
जैसे ये लेडीज बड़ा पेशेंस है, तो इसीलिए इनको ब्रेन वॉशिंग के लिए काम लगाएगा। दूसरा है कन्वर्शन, जो हिंदू लेडीज है उनको कन्वर्शन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और उनके क्लोज होके वो ये दिया हुआ है, जे उन्होंने एग्जाम्पल दे रहा है जितने इंडिया में रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, ये कोई मुस्लिम लेडीज नहीं है। कोई मुस्लिम लेडी को रेप और मर्डर नहीं हो रहा है, अल्लाह उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। सो यू बेटर कन्वर्ट टू इस्लाम। देन विलिंगनेस टू मोर टाइम, मतलब इनका टाइम ज्यादा दे सकता है लेडीज। दे विल बी लाइक वुमेन स्पाइज, मतलब गुप्तचर ये जो है वो स्पाइंग कर सकता है। एंड दे कैन बी यूज टू हनी ट्रैप द इंडियन मैन इन पावर, मतलब ये हमारे कभी कभी खबर में आता है, ये हनी ट्रैप आपको समझ में आता है, जो लेडीज कोई प्रेम बिल्कुल। करता है, मैं कोई चाहूंगी जितने आर्मी। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कर्नल कुणाल जी की तरफ से, उसको लेकर के हुसैन जावेद जी जवाब दे, लेकिन तमाम आपकी तरफ से बातें कही जा रही थी कि क्या है इस वीडियो में खुफिया तंत्र की तरफ से चीजें अगर कुछ एक क्लू के तौर पर आती हैं तो वही जब चीजें वायरल होती हैं तो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं और आपसे इसके बाद हम सवाल पूछते हैं। ऐसे ही आप सोचेंगे कि पाकिस्तान की तरह हम कुछ भी कर जाए तो ये ऐसा होता नहीं है। और दूसरी बात है, ये कोई लोकतंत्र का चुनाव नहीं है जो हो हल्ला के साथ होगा और चुनाव प्रचार भी किया जाएगा। ऐसे में शांति से ही आतंकवादी जो है अपने तमाम मंसूबों को यहाँ पर पूरा करते हैं। मुझे लग रहा है मेरे से ज्यादा जानकारी आपको भी होगी हुसैन जी, और बाकी कर्नल कुणाल जी की बातों का जवाब दीजिएगा। उन्होंने तो एक एक पॉइंट पर बातों को रखा। देखिए मैम, मैंने तमाम जो हमारे यहाँ पे हैं पहले से उनको सुना और आपका सवाल भी सुना। वही बात करूंगा कि जब कोई ऐसा फोरम होगा कि आपके पास इसके कोई ठोस सबूत होंगे, हमारे साथ शेयर होंगे और ऐसी फजा होगी कि हम ये चीजें शेयर भी एक दूसरे से हमारी हुकूमतें कर सकें, तो फिर ये ऐसी जो है वो कोई बात आगे जाएगी कि क्या है आगे क्या करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे देवनाथ जी की बात से बिल्कुल एग्री हूँ। हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है उनमें हमेशा से ट्रैक 2 जो है बात होती रही है और बहुत कामयाब भी रही है इन द पास्ट। एक जमाने में आपको याद होगा कि आपके लाबा साहब थे, हमारे अजीज साहब थे, फिर अभी हाल ही में आज से 6-7 साल पहले आपके डोवल साहब थे और हमारे जनरल जजुआ साहब थे। उनके बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही और कई चीजों पे इत्तेफाक भी हो गया था कि इंडिया पाकिस्तान कैसे मसाइल को साथ में लेके आगे बढ़ सकते। तो मैं समझता हूँ ये सिलसिला जो है ये अभी भी शुरू होना चाहिए, क्योंकि ठीक है, दो बात हुसैन जी, उसके बाद बातों को आप ही कंटिन्यू करिएगा। यूके देवनाथ जी की इस बात पे अगर आप एग्री हैं तो उस बात पे भी एग्री होंगे ना, जब उन्होंने खुद अपना ही एक एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया था कि हमने किस तरह से सबूत दिए पाकिस्तान को और वहां से हेडक्वार्टर को और हटा करके स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि जगह को बदल दिया गया। और ये पाकिस्तान हमेशा करता है भारत की तरफ से दिए गए सबूत पे। इस पे भी फिर आप एग्री कर जाएंगे, करना ही चाहिए मुझे लग रहा है। दूसरी बात, आपने कहा उस समय में बातचीत बहुत अच्छी हो रही थी, फिर उसके बाद ये आतंकवादी हमले क्यों हुए, फिर क्यों हुए? देखिए मैम, ये ना 2 वे ट्रैफिक है। ये मैं आपको बता दूं, ये कोई 1 वे ट्रैफिक नहीं है, ये 2 वे ट्रैफिक है। और हम सबको पता है, जैसे आप लोग अक्सर कहते हैं और शायद आप अपने हिसाब से ठीक भी होंगे, लेकिन कि हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि इंडिया को 1000 बार जख्म दे। ये एक लाइन बहुत ज्यादा इंडिया में बोली जाती है, अब तो फिल्मों में भी आ गई है। तो और हमारे यहाँ एक और बात भी आती है कि जी अंदर घुस के मारेंगे। ये माइंडसेट अब चेंज होने चाहिए, ठीक है? अब इसकी कोई जगह नहीं रह गई है। इससे जितना फिल्में इंडिया क्या है पाकिस्तान हुसैन जी, फिल्में क्या है जो आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में, आपके नेबर कंट्रीज के साथ जो स्थिति है उसको दिखाता है, ये बड़े पर्दे पे दिखाया जाता है। फिल्में यही है ना, तो अगर है चीजें फिल्मों में दिखाया जा रहा है वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन इस माइंडसेट को अगर चेंज होना है तो पहले पाकिस्तान को भी तो बदलना होगा। बातचीत, आपने खुद कहा कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन आप 1 वे और 2 वे ट्रैफिक में इस चीज को खत्म करके रख गए। लेकिन ये बताइए, जब बातचीत अच्छी थी तो फिर उसके बाद आतंकवादी हमले क्यों हुए? क्या भारत ने किया पाकिस्तान पर एक बार भी कोई आतंकवादी हमला? क्या हमारे यहां पर कोई आतंकवादी पाला पोसा जाता है? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। मैं कर्नल ये शिवदान जी के पास जाऊंगी फिर। जी जी, मैं देखिए, अगर पॉइंट स्कोरिंग की बात करनी ना तो वो यहाँ पर मैं भी आपके जवाब में इस तरह कर सकता हूँ कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमारे यहाँ इस तरह की इंडिया के खिलाफ हो रही हैं चीजें, हो रही, हम भी इस तरह से कह सकते हैं और हमारी हुकूमत कह भी रही है कि भाई
बीएलए के पीछे आप लोग क्यों हैं, टीटीपी को फंडिंग क्यों करें, फिर आप कहेंगे हम तो नहीं कर रहे। नहीं तो चलिए, ये इसका blame जवाब तो game मुझे है, लग रहा है इससे शिवदान बात जी नहीं जरूर करता देंगे, लेकिन मैं ऑपरेशन सिंदूर का एक वाकया आपको याद दिला दूं, अगर आप बहुत अच्छे से उस वक्त में खबरों से जुड़े रहे होंगे तो बलूचिस्तान की तरफ से कहा गया था यही सही वक्त है भारत, अब हमें पाकिस्तान से अलग कर दो, लेकिन भारत ने ये कहा ये आपका इंटरनल मैटर है और इसमें हम अभी दखल नहीं दे सकते हैं। अगर यही करना होता तो जैसे 71 में अलग किया गया ना, वैसे ही बलूचिस्तान को पीओके को अलग कर देता भारत। मैम सुनिए, बलूचिस्तान की तरफ से किसने कहा, वो कौन था आदमी जिसने आपको कहा कि यहाँ पे कर दे? मुझे लग रहा है हुसैन जी, आप तकरीबन, मैं आपको खुद सालों से देख रही हूँ, आप हमारे डिबेट शो में आते हैं और कई बार बलूच के जो है नेता हमारे साथ जुड़े हैं, कईयों के नाम सामने आए, कई बार तो डिबेट में चीजें आपके सामने बोली गई हैं। शिवदान जी ठीक है, साल से सर डिबेट में आप आ रहे हैं, फिर भी आपको पता नहीं होता है, जानकारी नहीं होती। मैंने कहा खबरों से जुड़े रहना जरूरी है, आप नहीं जुड़े रहते हैं। शिवदान जी देखिए, मैं यही बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि पाकिस्तान की जो सेना है भारत के साथ हर तरह से दुश्मनी बना के रखना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना अपना अस्तित्व जो वहां पर जो एग्जिस्टेंस है वो केवल इसी बेसिस पर उसका एग्जिस्टेंस है, पाकिस्तान में डोमिनेशन है और उसको कंट्रोल कर रहा है पाकिस्तान को कि भारत से हम तुम्हें बचा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को। अब ये पाकिस्तान का सौभाग्य समझ लीजिए कि वहां की जनता को ये बात पता लग गई है कि पाकिस्तान की सेना जानबूझ करके भारत से दुश्मनी करती है, भारत के साथ दुश्मनी दिखा करके हमें डराती है कि भारत तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जबकि भारत उसका दुश्मन नहीं है। भारत ने कभी भी पाकिस्तान के आम आदमी के लिए बुरा नहीं सोचा है, भारत की सरकार ने, भारत ने पूरे ने। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य पाकिस्तान का यही है कि वहां की सेना जो है ने अपना कब्जा पूरे पाकिस्तान पर इसलिए कर रखा है कि दिखा करके, और उसके लिए उन्होंने कारण पैदा किया है कश्मीर का। मैं पहले भी कह चुका हूं, कश्मीर पर हमला करने का पाकिस्तान का कोई कारण नहीं था। क्या बंटवारे में अंग्रेजों ने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया था? यदि बनाया था तो तब पक्का आपको हमला करना चाहिए था। जब नहीं बनाया था, पाकिस्तान कश्मीर एक स्वतंत्र देश था, तो आपने हमला करके ये कारण क्यों पैदा किया? और बार बार ये कह रहे हैं कश्मीर की समस्या को दूर करो। क्या समस्या है कश्मीर में? कश्मीर में कोई भी समस्या नहीं है। कश्मीर के महाराजा ने अंग्रेजों के बनाए कानून के हिसाब से भारत में अपने को मिला लिया, उसके बाद फिर आप क्यों उसको अपना हिस्सा बता रहे हैं और क्यों कह रहे हैं समस्या है? कश्मीर कोई समस्या नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा जो रिश्तों को नॉर्मल करने का तरीका यही होगा कि कश्मीर की समस्या को ना बोल करके आप कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते हुए इस समस्या को दूर करें और अपने देश का जो डेवलपमेंट है उसे कराएं। भारत की मदद से आपका देश डेवलप हो सकता है, आम आदमी की हालत सुधर सकती है। तो ये आप समझ लीजिए, और ये काम होगा पत्रकारों के द्वारा ही, जब देश में अवेयरनेस फैलाई जाएगी। अपने देश में अवेयरनेस फैलाइए, लोगों को जागरूक करिए। नहीं करेंगे, चाहे सिर हिला भी रहे कि नहीं मैं नहीं करूंगा। हुसैन जी नहीं मैम, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ का तो मतलब यही निकलता है कि मैं नहीं करने वाला, मैं नहीं हुक्मरानों के खिलाफ जाऊंगा, पता चले जेल में डाल दे। कश्मीर पे ना मैं सिर्फ ये बात करता हूँ, मैं तो ये बात भी नहीं करता जी कि हम इंडिया का मौकिफ नहीं मानते, जो पाकिस्तान कह रहा है वही सही हो, मैं तो ये भी नहीं कहता हूँ। मैं कश्मीर पे अभी सर ने बात की ना, सर बात करें 1947 के जमाने की, तो भाई उसके बाद अगर वो महाराजा के साइन की कोई इतनी वक़्त होती ना, अहमियत होती, तो नेहरू जी यूएनओ में तो ना जाते। अब बात तो 2007 तक पहुंच गई थी। मनमोहन सिंह जी ने बीइंग पीएम और हमारे यहाँ मुशर्रफ साहब ने एक फार्मूला भी तय कर लिया था। बात तो अगर शुरू करनी इंडिया पाकिस्तान को 2007 से करनी चाहिए कि क्या वो जो फार्मूला था आज के दौर में उस पर अमल हो सकता है कि नहीं। माजी को छोड़े, माजी में आपने बड़ी गलतियां की हैं, हमने बहुत गलतियां की, उनका ढोल कब तक पीटते रहेंगे? 65 में क्या हुआ, 71 में क्या हुआ, 62 में क्या हुआ, उसका कोई फायदा नहीं है, वो अब कहानियां रह गई हैं। ये आपकी भी अगली जनरेशन है, हमारी भी है। हुसैन जी आप आगे कंटिन्यू करेगा, बट मुझे लगता है कि इतिहास कभी कहानी नहीं केवल कहलाता, इतिहास आपको सबक दे करके जाता है और ये सीखने की जरूरत है। आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। और मैं वही कह रहा हूं कि जब 2007 में इंडिया पाकिस्तान कश्मीर सरकरी के ऊपर और शायद सियाचिन के ऊपर भी काफी आगे निकल गए थे, जिसमें बैकडोर का भी बहुत रोल था, तो बात अगर कभी भी इंडिया पाकिस्तान में स्टार्ट होगी, आज होती है, 10 साल बाद होती है,
मेरे ख्याल से वो वहीं से स्टार्ट होनी चाहिए, दोबारा 1947 और वो पहले में नहीं जाना चाहिए। 2007 का। मैं यूके देवनाथ जी, क्योंकि टॉक की बात आप भी कर रहे थे यहाँ पर, तो क्या ये जो बातचीत का दौर, वो कह रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मुशर्रफ के बीच में एक बातचीत का दौर चल रहा था, लेकिन स्थिति तो सामान्य हो ही नहीं पाई। मतलब फिर ये बातचीत का मतलब क्या? वो एक टेबल पे बातचीत करके क्या फिर हासिल कर लिया हम सब ने? किरण जी, मैं जो कहूँगा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ जी व्यू जी से बिल्कुल। कहूँगा। हिंदुस्तान में पाकिस्तान की एम्बेसी चल रही है, पाकिस्तान में हिंदुस्तान की एम्बेसी चल रही है, यानी दोनों देशों के बीच में राजनीतिक संबंध अभी तक बने हुए हैं। और ये कहना भी उचित नहीं होगा कि उनका एम्बेसडर उधर बैठकर कुछ नहीं कर रहा और हमारा एम्बेसडर जो है वो भी चुपचाप बैठा हुआ है। दोनों एम्बेसडर्स लगातार बातचीत कर रहे हैं। देखिए, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स फिर से मैं नॉर्मल जो पार्टी पॉलिटिक्स है उसमें नहीं जाना चाहूँगा और ना ही मैं जो नॉर्मल नेशनलिज्म है उसमें जाना चाहूँगा। हम सब पार्टी, किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। हुसैन जावेद जी को भी पाकिस्तान पर फ़ख्र है, हमें भी हिंदुस्तान पर फ़ख्र है, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहूँगा। बात यह है कि दो मुल्क जब रहते हैं तो उनमें डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के तहत चैनल्स खुले रहते हैं। ये सोचना अभी दर्शकों को शायद सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि शायद दर्शकों में इस तरह की इमेज ज़्यादा अच्छी लगती है कि हम पाकिस्तान का बॉयकॉट कर देंगे, हम पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं करेंगे। ऐसा होता नहीं है। देखिए, दोनों तरफ टूरिस्ट वीसा चल रहे हैं, उनके लोग भारत में आ रहे हैं मेडिकल इलाज कराने के लिए, और हम अगर सोचे कि तिजारत नहीं हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से मैं बता रहा हूँ, ये सोचना कि पाकिस्तान और भारत के बीच में तिजारत नहीं हो रही है, तिजारत हो रही है, कहीं कहीं डायरेक्टली बॉर्डर से हो रही है और कहीं कहीं थर्ड कंट्री के थ्रू हो रही है और बड़ी तादाद में व्यापार हो रहा है। ये सब इंडिकेट करता है कि दोनों देशों में एक दूसरे के साथ रहने की तमन्ना है। भारत को पाकिस्तान से क्या तकलीफ है? हमें सिर्फ एक ही चीज़ की तकलीफ है कि ये दहशतगर्दों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग देकर भारत में घुसाना बंद कर दें। पाकिस्तान को भारत से क्या तकलीफ है? एक ही तकलीफ है कि पाकिस्तान के दिल में एक उम्मीद है कि वो शायद भारत के कश्मीर को छीन कर, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, छीन कर पाकिस्तान में मिला लेंगे। तो ये तो बातचीत चलती रहेगी। मैं फिर से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस जर्मनी को अमेरिका ने इतनी बुरी तरह से बॉम्बिंग की, जर्मनी का एक एक शहर को गजा बना दिया गया था, लाखों टन बारूद जर्मनी पर अमेरिकन यूएस एयरफोर्स ने गिराए। आज वो जर्मनी और अमेरिका दोस्त हैं। मैं कम्युनिस्ट कंट्रीज का आपको एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन दर्शक बोर हो जाए। देवनाथ जी, थोड़ा सा इस बात को समझना चाहूंगी। अमेरिका ने एक वक्त में किया, क्या लगातार वो करता रहा जर्मनी पे? और अगर लगातार हमले करता रहा और अभी भी स्टिल कर रहा है, तो क्या ये दोस्ती फिर होनी चाहिए और हो पाएगी? मैं आऊंगी शिवदान जी आपके पास। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि ये दोस्ती पाकिस्तान के साथ हमारी होगी। हाँ, भारत और चीन के रिलेशंस को देख लीजिए। आज भारत का सबसे बड़ा व्यापार किसके साथ हो रहा है? अगर जो हिडन व्यापार है, अनडॉक्यूमेंटेड ट्रेड है भारत और चीन के बीच में, उसको भी इंक्लूड कर लें तो भारत और चीन के बीच में व्यापार आज भारत और अमेरिका के व्यापार से ज्यादा है। बाकी क्योंकि मैं इंडस्ट्री में रिटायरमेंट के बाद मैंने 3 अलग अलग प्राइवेट कंपनी में काम किया। आप यकीन मानिए कि रंजीत, तीनों कंपनियों में जिनमें मैंने काम किया, वो ये मैं एयरफोर्स से सुपरिटेंडेंट हुआ 2012 में। 3 कंपनियों में मैंने काम किया, किसी कंपनी में 2 साल, कहीं 3 साल। तीनों कंपनियां इसीलिए चल रही थी क्योंकि सारे कंपोनेंट्स, सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे केमिकल्स चीन से आते थे। तो भारत और चीन में कितना कोई अच्छा, दोहराए नहीं यूके देवनाथ जी, इस बात को तो मैं भी मान रही हूँ, इसमें कोई दोहराए नहीं कि चीन के साथ काफी ज्यादा जो है वो व्यापार होता है, लेकिन चीन आपके ऊपर इतने हमले नहीं करता है और डायरेक्ट वे में बिल्कुल नहीं करता है। पाकिस्तान के साथ कमी यही है कि आप एक बार में सुधरते नहीं हो, बार बार इस तरह से दहशत फैलाते। शिवदान जी 5 मिनट में अपनी बात को रख लीजिएगा, मैं उसके बाद कर्नल कुणाल जी के पास जाऊंगी। देवनाथ साहब, ये बताइए कि जर्मनी और अमेरिका के अंदर कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट है? क्या था?
इसलिए उनके संबंध नॉर्मल हो पाए। चीन के साथ, चीन ने कभी भी भारत में आतंकवाद नहीं फैलाया है, इसलिए चीन के साथ व्यापार चल रहा है हमारा। ठीक है, वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है अक्साई चीन वाला, वो चल रहा है, एक तरफ पड़ा हुआ रीजन में वो, मगर उन्होंने कभी भारत में कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं की जिससे कि हमारे देश में जगह जगह ब्लास्ट हो रहे हैं या कम्युनल हार्मोनी को खराब किया जा रहा है। तो अपना इस तरह का जो आपने जो बात कही है, मैं इसी में ऐड करना चाहता हूं कि यदि जब तक पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर चलाता रहेगा, वहां पाकिस्तान में आर्मी का डोमिनेशन रहेगा, क्या हमारे रिलेशन नॉर्मल हो सकते हैं वो उसके साथ में? नहीं हो सकते, क्योंकि वो हर चीज को कश्मीर को इतने एक्टिवली बीच में लाता है, और इसके लिए पूरी उसने अपने कंट्री में एक्टिविटी चला रखी है कि चारों तरफ आतंकवाद के कैंप चल रहे हैं। क्या इन स्थिति में आपको लग रहा है कि पाकिस्तान का संबंध नॉर्मल हो पाएगा? ठीक है, मैं चाहूंगी इसी पे कर्नल कुणाल जी भी अपना स्टेटमेंट दीजिए कि जब तक ये कंडीशन दूर नहीं होगी, क्या हमारे तब तक बातचीत नहीं होगी। और मुझे लग रहा है यही भारत की तरफ से संदेश और मैसेज जो है हमेशा जाता है। मैं आऊंगी देवनाथ जी आपके पास में। कर्नल कुणाल जी, इसी चीज पर आप अपने पक्ष को रखिए कि क्या आप क्या सोचते हैं? हमारा आज का डिस्कशन इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई नहीं है, और कैसे सूझा जाएगा वो भी नहीं है। आज का डिस्कशन है हमारे जो ये वुमेन टेररिस्ट पाकिस्तान बना रहा है, हमारे लश्कर तैयबा का, जैश ए मोहम्मद का जो वुमेन विंग बन रहा है, उसका कितना खतरा है, उसको भारत कैसे प्रोटेक्ट करे, ये चीज हमारा डिस्कशन है। कश्मीर कैसे प्रोटेक्ट होगा, ये तो पिछली 50-70 साल से चल रहा है। कश्मीर रहेगा, मारपीट होगा और भी होगा, मतलब ये तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। वो कुत्ते का पूंछ है, वो सीधा होगा नहीं। उसको लश्कर तैयबा को मार दिया है, हमने टेररिस्ट अटैक किया है, लेकिन उनका वो तो सुधरेगा नहीं, तो पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर करता रहेगा। हमारा प्रॉब्लम है दिल्ली ब्लास्ट में जो लेडीज निकला हुआ है, ये रिसेंटली है, कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले बर्दवान में आप लोग सुना होगा, खागड़ागढ़ में बांग्लादेश से टेररिस्ट आया था, वो बम बांधने के लिए वो ब्लास्ट हुआ था। वहां पे अभी एक मिला है रिसेंटली दिल्ली ब्लास्ट का रिलेशन में, फतिमा करके कोई बर्दवान में एक लड़की मिला है, उसका वाइफ ऑफ साजिद, वो पाकिस्तानी आदमी है, और ये मास्टरमाइंड ऑफ वर्तमान मॉड्यूल है, उसका कारण है। और जमायत उल मुजाहिदीन एक बांग्लादेशी जेएमबी, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी हमारा बंगाल में पर्टिकुलरली उसका हरकत बढ़ रहा है। सिर्फ पाकिस्तान हमारा टेररिस्ट ग्रुप नहीं बना रहा है, बांग्लादेश में भी वो एंटी इंडियन फीलिंग्स जो अभी दिख रहा है, नया गवर्नमेंट, उसका भी लेडीज विंग अभी बंगाल में एक्टिवेट है, और उनका भी निदर्शन मिल रहा है। हमें ये चेक करना है हाउ टू प्रोटेक्ट दीज, ये जो हमने बोला है, ये कन्वर्शन, रेडिकलाइजेशन, रिक्रूटमेंट, हनी ट्रैपिंग, ये सब कैसे बंद किया जाएगा, वो हमारे अभी नजर में है। कश्मीर तो चलता रहेगा, लड़ाई होगा, कश्मीर यूनाइटेड नेशंस में जाएगा, हम उनको गाली देंगे, वो सब तो चलता ही रहेगा, उसका कोई सॉल्यूशन तो मेरे को दिख नहीं रहा है। और लड़ाई में करके हमने कश्मीर, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो ले लेंगे, लड़ाई में कोई, वो बांग्लादेश लास्ट लड़ाई था, रशिया देखा है, हमने यूक्रेन नहीं जीत पाया, उसके बाद इजराइल गाजा नहीं जीत पाया, सो हमने अटैक करके पीओके ले लेंगे, ये हम उम्मीद नहीं रखते हैं। इसके लिए दूसरा कोई प्लान है, मुझे लगता जैसे है हमने भारत सिक्किम इस तरह से सोचता भी नहीं है कि अटैक के जरिए किसी चीज को जो है अपने कब्जे में लिया जाए, नहीं तो फिर बांग्लादेश को हम अपने में ही मिला लेते, हम क्यों एक अलग कंट्री के तौर पर उसको छोड़ते, तो ये नियत नहीं है। एकदम सही। हाँ जी, मैं हुसैन जी, सही। जी, तो हमारा मेन अटेम्प्ट होना चाहिए, ये जो लेडीज टेररिस्ट अभी पैदा कर रहा है, उसको कैसे हम टैकल करें। जी हुसैन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात को रखिएगा सर। मैं यही कहूंगा कि मैं अपने इंडियन पैनलिस्ट के साथ आज बैठा, मैंने उन तीनों की डिबेट सुनी, और मैंने उनके अंदर भी एक सोच का फर्क देखा जो मुझे बहुत पॉजिटिव भी लगा। तो मैं
यही आप कहूंगा कि मुस्कुरा भी अगर रहे थे देवनाथ बहुत जी ज्यादा, वो को- मैं भी देख रही मैम थी। बात तो सुन लीजिए, मैम बात तो सर सुन आपकी लीजिए। मुस्कुराहट पे अगर बात हो रही है। जी 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 जी, अगर 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 देवनाथ जी की सोच पे इस तरह चला जाए तो उसमें से कोई रास्ता भी निकलेगा। देखिए वो पाकिस्तानी तो नहीं ना, इंडियन नहीं है, वो अपनी सोच रखते हैं, उन्होंने बता दिया अमन का रास्ता है। वो ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान सही कह रहा है, पाकिस्तान की वो हिमायत नहीं कर रहे, लेकिन वो उस अमन के अमल की हिमायत कर रहे हैं। ये बाकी इश्यूज हल हो जाएंगे जब हम दोनों आपस में पास बैठेंगे। आखिरी बात करूंगा मैं कि जो मैंने बात की ना मुशर्रफ और मनमोहन सिंह की, जो उन्होंने तय किया था वो ये नहीं था कि अब जो है इंडिया अपने हिस्से का कश्मीर जो पाकिस्तान को दे देगा या हम अपना इंडिया को दे देंगे। वो ये था 15 साल के लिए दोनों हिस्से के जो कश्मीर है वो एक दूसरे के पास आराम से आ जा सकते हैं, एलओसी रहेगी, लेकिन वो इररेलेवेंट हो जाएगी, डीमिलिटराइजेशन होगी। इस पे इंडिया में भी इत्तेफाक हुआ था। अगर और ये सिलसिला 15 साल चलेगा, इसमें आहिस्ता आहिस्ता से एतमाद साजी आएगी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा, उसके बाद दोनों मुल्क बैठ के तय करेंगे आगे क्या करना है। तो मेरे हवाले से इससे अच्छी कोई चीज नहीं थी जिस ठीक पे है, ठीक मनमोहन है सिंह हुसैन जी जी, और इसी से एक सवाल जो मैं एग्री चाहती हो हूँ कि जाते जाते आपसे जरूर मैं पूछ लूं। आपने कहा है कि बातचीत हो, पहले भी होनी चाहिए, हुई थी, और मुशर्रफ और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच में भी हुई है, लेकिन क्या, मेरा वही एक बार फिर से सवाल है, लेकिन क्या भारत ने किसी भी तरीके से आपके ऊपर में हमला किया, कोई भी साजिश रचने की कोशिश की गई, पाकिस्तान में किसी भी तरह का दहशत फैलाया, वहां पर धर्म पूछ करके किसी को भारत की तरफ से कोई लोग गए हो, उन्होंने गोली मारी हो, यह पाकिस्तान ने किया है? इतनी बातचीत के बावजूद अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो क्या आगे भी बातचीत जारी रहनी चाहिए? एक पत्रकार और सबसे ज्यादा एक इंसानियत के नाते जरूर बताइएगा। देखिए मैम, मैं सिर्फ इसमें आपके सवाल के जवाब में ना एक लाइन कहूंगा। आपकी हमसे आतंकवाद के हिसाब से शिकायतें हैं, वो जायज भी होंगी, सारी सिर्फ बिल्कुल वही सारी हो शिकायत सकती है, उसके अलावा कोई और मुझे शिकायत पता है ही नहीं। मैं पता है इंडिया की शिकायत का अच्छे तरीके से पता है। और इस तरह देखें, आप अगर ये कहते हैं ना कि हमारे यहाँ से लोग इस तरह जाते हैं, उन्होंने मुंबई किया, हमने कंडेम किया ना, और तो ये सब चीजें हम भी यही कहते हैं, हमारे ऊपर भी जख्म है ना। सर कहिए इंडिया भी नहीं ना अब हुसैन जी, कहिए नहीं, मैम, सुनिए, एक्ट करिए, एक्ट मैम, करिए। सुनिए, अभी भी आपके यहाँ मैं बार बार आपको वो वीडियोस भी अगर आप कहेंगे तो पर्सनली भिजवा दूंगी, जहां पर रऊफ नहीं, अब मेरी बात सुनिए सर, आप कहते हैं हम करते हैं, हम कहते हैं, हम कहेंगे, क्यों सर? एक्ट करिए ना उस पे। भारत में भी नॉर्मल लोग रहते हैं, आम लोग रहते हैं, इस तरह से उनके ऊपर में हमले होना क्या जायज है? एक इंसानियत के नाते ही सही। और आपको वीडियो भिजवा दिया जाएगा, रऊफ का वीडियो, जिसने कहा कश्मीर मुद्दा खत्म नहीं हुआ और ज्यादा हम हमला करेंगे यहां पर। इसके साथ में वो वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में, देखिए जगह भी बता रही हूं, खैबर पख्तूनख्वा में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर्स फिर से खड़ा हो रहा है। खत्म करिए ना, फिर हमें बातचीत तो छोड़िए, कोई जरूरत ही नहीं है, जो हो चुकी है चीजें उसी पे हम चलेंगे। हमें मात्र आतंकवाद से शिकायत है आपसे। किरण जी, अगर देखिए अगर जगह ही बतानी है तो वो मैं भी बता सकता हूँ कि तो सर ये हुक्मरानों को बताइए, आर्मी को बताइए ना। हम तो कहते हैं कि उसके पीछे इंडिया की फंडिंग है, लेकिन ये हम कब तक करते रहेंगे? कब तक आप मतलब खैबर पख्तूनख्वा में लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद अपना हेडक्वार्टर बनाए, भारत फंडिंग करेगा? क्या बात करते हो सर आप भी? इस बात को छोड़ के मैं आपको आखिरी बात बता रहा हूँ, इसके सर बाद इस आप बात बेशक को मुझे नहीं टाइम छोड़ा दे जाएगा, दीजिएगा। बात तो यही है एक्चुअल। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ वो वक्त आ चुका है जब इंडिया पाकिस्तान चाहे ना चाहे, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लें, चाहे ना चाहे, अब आलमी ताकतें हम दोनों को कहेंगी अपने मामलात सीधे करो, और वो सख्ती से कहेंगी, क्योंकि और बहुत मेरी हो चुका उम्मीद है। आप पाकिस्तान से यही है और आपसे भी यही है कि जो जगह आपको पता है कि आतंकवाद अपना फिर से हेडक्वार्टर बना रहा है, या आर्मी को बताएं और आर्मी आपके यहां पर इस चीजों को खत्म करे, क्योंकि उन्हीं का वर्चस्व है यहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए।